जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार से संबंधित तथ्य को देख रहे थे। उसमें से 2 अनुच्छेद देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था उसमें कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार की परिभाषा देखे थे, डिफिनीशन क्या होती है। उसके उपरांत मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, उसके स्रोत देखे थे कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। और कहाँ से प्रभावित हुआ था, ये हुआ था सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 से लिया गया था, और नेहरू रिपोर्ट 1948 के तहत उसको कुछ महत्वपूर्ण तत्व को इसमें शामिल किया गया था। ये इसके स्रोत हुए थे। परिभाषा भी देख लिए थे। मूल अधिकार उसे कहते हैं जो एक मानव होने के नाते मानव की जिससे मानव की जो सुविधा आवश्यकता होती है, जो सुविधा की ज़रूरत होती है, मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे ही मूलभूत कहते हैं। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता की सब कुछ मिले उसे, एक समान व्यवहार में कि भेदभाव न कोई हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने को मिले। इसके उपरांत कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसमें समाज द्वारा उचित मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। मौलिक अधिकार वह दावा है, वह हक है, वह हकदारियां हैं जो समाज द्वारा उचित मानकर स्वीकार कर लिया जाता है, अनुचित नहीं उचित मानकर, और कानून उसे वैधता प्रदान कर देती है, उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 12 देख लीजिए, राज्य की परिभाषा। राज्य यहाँ देखिएगा, यहाँ हम पढ़ाएंगे समानता पढ़ा रहे हैं। समानता जिसकी समानता को लेकर हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। अब हम इससे पहले अनुच्छेद 12 देखे थे जिसमें परिभाषा दी थी राज्य की परिभाषा को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आप पिछले लेक्चर में जाकर राज्य की परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे हम 2-3 शब्द बार बार यूज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 3 शब्द। एक हम राज्य यूज करेंगे, एक शब्द है राज्य, उसका राज्य बार बार प्रयोग करेंगे। दूसरा होगा नागरिक, और नागरिक तीसरा होगा व्यक्ति। इन्हीं 3 को ध्यान में रख के चलना होगा आपको। बहुत कम अंतर होते हैं और यहाँ समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार तो सभी पढ़ते हैं, सब व्यक्ति पढ़ता है, सब टीचर पढ़ाते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, किंतु थोड़ा अंतर समझ के चलना है जिससे सारे तथ्य आसानी से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 13 भी देख लेते। कोई भी कानून ऐसा जो असंगत हो, कि समाज के द्वारा जो मौलिक अधिकार में दिए गए कानून हैं या भारतीय संविधान में जो कानून प्रणीत किए गए हैं उससे असंगत हो, उससे विमेल हो, भेद खाता हो, तो ऐसे ही कानून को उसी सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 यही कहता था। अब देरी न करते हुए, वीडियो लंबी ना हो इससे पहले अब हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे कि हमें पढ़ना है कि समानता जैसे समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक को प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। कैसा समान व्यवहार हो, उसी को समानता बोलते हैं। अब हम समानता देखते हैं कहाँ, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य है, किस अनुच्छेद के मध्य है। 14 से 18 के मध्य समता का बात की गई, समता का अधिकार। समता और समानता हम पहले यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा अंतर समझ लेते हैं जल्दी से। 50 सेकंड में इसको देखते हैं। यहाँ समता, एक शब्द है समता और एक होता है समानता। तो अब जल्दी समझते हैं। समानता से तात्पर्य है सभी लोग बराबर हों, सभी लोग बराबर हों। समता से तात्पर्य है सभी लोग बराबर ना होकर लेकिन समान अधिकार सभी को दिया जाए, समान अवसर दिया जाए। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई व्यक्ति
मानसिक रूप से दिव्यांग है। मेरी बात को ध्यान रखना, यहाँ लिखते हैं 2 बच्चा है, 2 लोग, 1 और 2। ये बच्चा पूरी तरीके से फिट है, शारीरिक मानसिक पूरी तरीके से इसका शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है, कोई विकृति नहीं है, किंतु इसमें विकृति है। मानसिक रूप से क्या है? मानसिक रूप से दिव्यांग है। दोनों को एक साथ एग्जाम में बैठा दिया जाता है, दोनों को एक साथ एग्जाम में बैठा दिया जाता है। कहा जाता है कि 5 मिनट के अंदर 10 प्रश्न करने हैं। कितने? 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। दोनों को समान, जो मानसिक रूप से सही वो भी बच्चा, और जो मानसिक रूप से सही नहीं है, दिव्यांग है, उसको भी बोल दिया गया है कि 5 मिनट 10 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे में समता की बात नहीं हो, ये समानता की बात हुई। किंतु समता क्या होगी? समता में कि जो व्यक्ति, जो बच्चा मानसिक रूप से सही, उसे 5 मिनट का समय दिया जाए और 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। किंतु जो दिव्यांग है उसे समय कितना दे दिया जाए? उसे 10 मिनट का समय देकर 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। अब इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या हुआ? अब दोनों को थोड़ा अवसर देके दोनों को बराबर कर दिया गया। अब वो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, दिव्यांग है, और एक 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा। और इसी को समता कहते हैं। जो बच्चा, जो व्यक्ति बराबर ना हो, उसको कुछ अवसर देकर, अलग से अतिरिक्त व्यवस्था करके, अतिरिक्त विशेष प्रावधान करके कुछ अवसर दे दिया, उसे ही समता कहते हैं। अब दोनों बच्चा समान रूप से हो गया, ये भी 5 मिनट 10 क्वेश्चन कर लिया, ये भी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया, दोनों 10-10 क्वेश्चन आके 10 अंक प्राप्त किए। थोड़ा से सुविधा, एक को सुविधा कम मिली, एक सुविधा पर्याप्त मिली, एक को थोड़ा सुविधा ज़्यादा मिल गई। इस सुविधा देना ही समता कहलाता है। उम्मीद करते हैं हमारी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। समानता को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक का किया गया है। इसमें पहला अनुच्छेद देखेंगे, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और इसमें इस समानता का अधिकार, समानता का सिद्धांत ब्रिटेन के न्यायविद थे, ब्रिटेन के विधिवेत्ता थे, विधि के अच्छे जानकार थे, प्रोफेसर डाइसी, उन्होंने ही समानता का सिद्धांत दिया था। समानता के सिद्धांत से तात्पर्य सभी लोगों का समान व्यवहार होगा। समान व्यवहार के अतिरिक्त ही उसको दंड दिया जाएगा। अगर समान व्यवहार हो रहा तभी, अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तभी दंड दिया जाएगा, नहीं तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये बात प्रोफेसर डाइसी ने कहा था। इसमें 2 बातें हैं समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी में 2 बातें हैं। विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण ये है विधि के समझ समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समान संरक्षण की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से लिया गया। विधि के समझ समता में किन किन पॉइंट को देखना है? इसमें विशेषाधिकार की अनुपस्थिति की बात की गई है। इधर देखते हैं, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता में विशेषाधिकार की अनुपस्थिति की बात की। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी एक जैसे होंगे, राष्ट्रपति हो चपरासी, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा बात कहता है कि साधारण विधि और न्यायालय के तहत समान साधारण कोई विधि है या न्यायालय के सामने सभी लोग समान व्यवहार करेगा, न्यायालय सभी के साथ समान व्यवहार करेगा।
तीसरा कहता है कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून विधि के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, विधि सब पर इक्वल लगेगी, सब पर बराबर लगेगी, कोई अपराध करता है सभी पे एक कानून लगेगा। विधिक समान संरक्षण क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। विधि द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार और दायित्व समान गए। कानून भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 में कहा गया, जो अधिकार प्राप्त हैं उसका समान रूप से संरक्षण किया जाए, समान रूप से लागू होंगे। ये नहीं कि कोई को उच्च, कोई जाति, कोई धर्म के आधार पर उसे अप और डाउन कर दिया जाए। दूसरी बात है कि बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिना भेदभाव के सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, कोई अलग से व्यवहार, कोई अलग से किसी को स्पेशल व्यवस्था नहीं दी जाएगी। यही कहता है विधिक समान, जो कानून में लिखा है, जो विधि द्वारा प्रदान है, वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। किसी को कोई वर्ग से, कोई अपर वर्ग से आता, कोई लोअर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कौन सी जाति आता, कौन सी धर्म आता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक अपवाद लिखना है, अपवाद लिखिएगा, एक अपवाद है, अपवाद, अपवाद, अपवाद है अनुच्छेद, याद करके रखिएगा, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 300 एक अपवाद है, यही एक अपवाद है, बाकी सभी के साथ समान व्यवहार। अनुच्छेद 361 में कहा गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी कानून उनके पद के दौरान उनको कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, कोई दीवानी प्रक्रिया तो चल सकती है, कोई क्रिमिनल केस नहीं हो, उनके पद के दौरान उन्हें उस पद के दौरान उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उनको पद के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उनको अपने कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, क्षमादान की भी शक्तियाँ। यही विशेषाधिकार थोड़ा अपवाद है, एक अपवाद के तहत अनुच्छेद 361 याद रखिएगा, यही एक अपवाद है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है। बाकी सभी समान, साधारण रूप से सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 14 समझ में आया। अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से निषेध, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे, व्यक्ति और नागरिक और राज्य। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य से तात्पर्य है यहाँ राज्य कोई स्टेट ना होकर सरकार होगी, वो सरकार केंद्र स्तर की, राज्य भारत सरकार की बात करता है, देश की बात करेगा। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, अनुच्छेद 14 वो विदेशियों और व्यक्ति और नागरिक दोनों लागू होगा। यहाँ लिख लीजिएगा, ये अनुच्छेद कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। व्यक्ति से तात्पर्य है अनुच्छेद 14 में व्यक्ति में दो आएंगे। जो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति होता है वो भारत नागरिक से हो सकता है, वो भारत का नागरिक भी नहीं हो सकता। भारत का नागरिक होगा, कोई विदेशी होगा, दोनों व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 14 व्यक्ति को राइट देता है। अनुच्छेद 15 नागरिक को, नागरिक का तात्पर्य भारत का रहने वाला, भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 15 पर डायरेक्टली चलते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं से। 15(1) में कहा गया राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। 5 आधार होंगे। आधार के अंदर धर्म होगा, मूलवंश, कोई राजा महाराजा के खानदान से है, इससे कोई मतलब नहीं। जात या कोई अपर जात है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग कोई महिला या पुरुष, कोई स्त्री है, पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मस्थान, जन्म चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरा है 15(2) में क्या कहेगा, साधारण या राज्य पोषित, यहाँ याद रखिएगा, साधारण या राज्य पोषित
साधारण 15 याद रखिएगा, साधारण या राज्य पोषित जनता के प्रयोग के लिए या जनता के प्रयोग सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे हुआ कि समर्पित, जैसे कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़कें, सार्वजनिक समागम, सार्वजनिक समागम जैसे खेल के मैदान हुए, होटल वगैरह हुए, सार्वजनिक स्थान पे भेदभाव नहीं किया जाएगा जो जनता के उपयोग के लिए हो, या ऐसा कोई करता है तो एक अपराध का भागीदार होगा। 15(3) में कहा गया महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यहाँ एक समानता का सिद्धांत वर्गीकरण के सिद्धांत पे उचित वर्गीकरण का सिद्धांत अपनाता है। समानता के सिद्धांत तो है ही है, वो उचित वर्गीकरण की भी बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात करता है। उचित वर्गीकरण जिसमें महिला और बच्चे के लिए अगर समान व्यवहार कर दिए तो कोई भी हो, बच्चा हो या महिला या कोई, तो समान व्यवहार हो जाए। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष उपवन कर सकता है कौन? राज्य से तात्पर्य देश। 15(4) में कहा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की। पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएगा? ओबीसी, यहाँ लिखेगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की नीति अपनाई जा सकती है। 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एग्जाम में पूछेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक के अलावा अगर कुछ और दे दिया तो नहीं, यहाँ एससी और एसटी के लिए आरक्षण की नीति अपनाई जा सकती है। 15(4) में कहा गया है। आइए आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 16 देख लेते हैं। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। आप दरोगा का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको बिना भेदभाव के, बिना जाति, धर्म, स्त्री पुरुष के भेदभाव का आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अवसर मिलेगा, सर दरोगा बनने का अवसर, पर्याप्त अवसर आपको मिलेगा। तो यही बात करता है अनुच्छेद 16(1) कहता है सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सार्वजनिक तात्पर्य सभी के लिए हो, जो सरकारी हो उसमें रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। 16(2) कहता है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर, ये 3 याद रखें, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। 16(3) कहता है निवास के शर्त लागू करने का अधिकार संसद को। यहाँ एक क्या 15(3) याद रखने वाली बात है कि कोई विशेष राज्य वहाँ पे निवास करने वाला व्यक्ति, कोई जनजाति, उसके लिए एक विशेष कानून बना सकते हैं, अलग से उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं। यही बात 16(3) कहती है। 16(4) में कहा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की बात करता है। आरक्षण की बात राज्य ओबीसी और एससी के लिए शैक्षणिक स्तर पे आरक्षण की बात करता है। 16(4)A में एससी और एसटी के लिए प्रमोशन की बात करता है। 16(4)A इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 16(4)A याद रखिएगा। 16(4)A में प्रमोशन की बात है। प्रमोशन में कोई पद पे है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, एसटी या एससी वर्ग चाहता है, उसके प्रमोशन की बात उसमें करता है। अब 16(6) याद रखिएगा। इसमें समान वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर जो कमजोर थे उनके लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में 10% के आरक्षण 16(6) में कहा गया है, याद रखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। आइए अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, सामाजिक 17 कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत से, यहाँ लिखिएगा छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत होगा। उससे क्या होगा? सामाजिक समानता का इसका उद्देश्य, अनुच्छेद 17 का उद्देश्य है छुआछूत को खत्म करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना।
अगर ऐसा कोई करता है, छुआछूत करता है सार्वजनिक स्थल पे, तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता निवारक एक्ट 1955 के तहत वह दंड का भागीदार होगा। 17 में कहा गया छुआछूत से निजात दिलाना, छुआछूत से ख़त्म करना, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिल सके। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो वो दंड का भागीदार होगा अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 के तहत। आइए अब देख लेते हैं अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे प्राचीन काल के इतिहास में राजा महाराजा उपाधि धारक, महाराजा की उपाधि धारक है, सुल्तान की उपाधि धारक करते थे, नाइट की उपाधि धारक है, नाइटहुड, परम चक्रवर्ती, इस तरीके के उपाधि होती थी, उसको धारण करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इससे एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। इसलिए इसे रोकने का प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है। 18(1) में कहा गया राज्य कोई ऐसा उपाधि, राज्य कोई ऐसा राज्य कोई उपाधि पर भी रोक लगा सकता है, जो राज्य कोई भी उपाधि पर रोक लगा सकता है जो महाराजा राजा की उपाधि धारण करता हो, किंतु वो सैनिक और शैक्षणिक रूप में छोड़कर छूट प्रदान करता है। सैनिक तात्पर्य है जैसे परमवीर, इस तरीके का, और शैक्षणिक में जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि उपाधि लग सकती है, एडवोकेट, इस तरीके का आप आगे टाइटल लगा सकते हैं, न कि ये कोई उपाधि है। 18(2) कहता है कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। इससे यह प्रतीत राष्ट्र के प्रति वो कितनी निष्ठा रखता है। अगर कोई पुरस्कार मिलता है इस तरीके का तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही लेगा। कोई उपाधि उसे मिलती है तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही धारण करेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं।